अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में थरथरी मचा दी है। पूरे पाकिस्तान की आप ये कह सकते हैं कि खौफनाक एक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गई है। एक बड़ा खौफनाक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर बन गया है। पाकिस्तान का पूरा मशरिकी उलूम, पाकिस्तान की सोशल स्टडीज, पाकिस्तान की तारीख आज क्वेश्चनेबल हो गई है। तमाम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ट्वीट किया और कहा कि अहमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें कि 1971 में पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान कैसे दो लख्त हुआ, पाकिस्तान कैसे किरची किरची हुआ और पाकिस्तान तोड़ा गया। उसके बाद बाकायदा से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड मौजूद है कि गद्दार कौन था, यानी किसने 1971 में गद्दारी की थी, किसकी वजह से पाकिस्तान टूटा है, किसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ है। अब इसका खौफनाक पहलू यह भी है कि खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसके नीचे एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो के अंदर बाकायदा से यह कहा गया है कि मुजीबुर रहमान, जिसे गद्दार कहा गया या जिसे जिम्मेदार करार दिया गया कि उसने पाकिस्तान तोड़ा था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे फैक्ट्स तोड़े मरोड़े जा रहे और बहुत सारे हकायक बयान नहीं किए जा रहे। और बाकायदा इस वीडियो के अंदर जिक्र है कि मुजीबुर रहमान के पास मैंडेट था, जिस मैंडेट को जबरदस्ती छीना गया। उस वीडियो के अंदर जिक्र है कि बांग्लादेश के अंदर बंगाली खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया। एक तबाही थी जो कि बांग्लादेश के अंदर की गई है। और बाकायदा से इस चीज की तस्दीक हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, अपने वीलॉग में भी करते हैं। हामिद मीर साहब को सुन लें। अब ये वो रिपोर्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और ये तश्कील पाई। कई साल तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इसमें सारा लिखा गया है कि जो जो ज्यादतियाँ हुई उनकी तफसील में तो वो नहीं गए, लेकिन लिखा ज़रूर गया। इन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी जो है उसको सरेंडर का नहीं कहा गया था, उसको सीज फायर का कहा गया था, लेकिन वो डरपोक आदमी था। उसने अपने आप को बचाने के लिए जो है वो कर दिया सरेंडर। हामिद मीर साहब का बड़ा खुलकर यह कहना है कि बांग्लादेश में खवातीन की बाकायदा से असमत दरी की गई। और मीर साहब ने खुलकर यह कहा कि जो जनरल न्याजी थे और जिन्हें जनरल टाइगर भी कहा जाता था, वो एक डरपोक जनरल था और उसे सीज फायर का कहा गया, लेकिन उसने बांग्लादेश के अंदर जाकर हथियार डाल दिए, हाथ खड़े कर दिए। इसी तरह की गुफ्तगू मौलवी फजलुर रहमान साहब ने की, जिसमें उन्होंने एक तकरीर करते हुए ये कहा था पाकिस्तान में कि तुमने इंडियन फोर्सेस के सामने हथियार डालकर हमारी नाक कटवाई है। इसी तरह की गुफ्तगू अहमद वली खान साहब भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं कि 1971 में क्या हुआ था। पाकिस्तान का मशरिकी उलूम आज क्वेश्चनेबल हो गया है। आज के दिन भी पाकिस्तान के अंदर जो भी स्टूडेंट्स या तालिबे इल्म चौथी क्लास में, तीसरी क्लास में, पांचवी क्लास में है, किसी भी स्कूल में जो मशरिकी उलूम की तारीख पढ़ेंगे, उस तारीख और फिर जो आज के हकायक पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं या खान साहब ट्वीट कर रहे हैं या पाकिस्तान के साफी जिसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है। बल्कि इसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, बीबीसी उर्दू, उन्होंने इसके ऊपर पूरा मजमून 2022 का उसे रीट्वीट किया है। अब ये मजमून क्या है? मजमून है अहमदुर रहमान कमीशन, साबिका मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के जिम्मेदार कौन, साबिका मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के जिम्मेदार कौन। अब ये पूरा डिटेल कॉलम है, आर्टिकल है, लेकिन इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो बीबीसी लिखता है कि कमजोर पेशावराना सलाहियतें, कमीशन ने मंदरज 4 मेजर जनरलों और 19 ब्रिगेडियर्स के बारे में कहा कि ये अपनी कमजोर पेशावराना सलाहियतों के सबब मजीद अस्करी जिम्मेदारियों के काबिल नहीं है और एक मिलिट्री लीडरशिप या मिलिट्री की अहम तरीन शख्सियात को बुनियादी तौर पर यह बाकायदा से कहा गया कि ये जिम्मेदार थे। अब इस बीबीसी की जो कॉलम है इसके अंदर यह जिक्र भी मौजूद है कि जनरल बाजवा साहब ने 2022 में या गालिबन उससे पहले एक तकरीर करते हुए कहा था कि बांग्लादेश हम भूल नहीं सकते जो कुछ हुआ है। और उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने यह कहा था कि वो एक सियासी गलती थी, दैट वाज अ पॉलिटिकल ब्लंडर कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। आज अहमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वो कह रही है कि नहीं, ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं था, बल्कि ये कहानी कुछ और थी। आज मौलवी फजलुर रहमान साहब कुछ और बातचीत कर रहे हैं, आज हामिद मीर साहब कुछ और बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का सिलेबस, पाकिस्तान की किताबें जो रट्टे मार मार कर में और आप पास हुए थे, वो सब आज पाकिस्तान में क्वेश्चनेबल हो गई हैं और आज उनके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। तारर साहब जो कि हुकूमत के तर्जुमान है, उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, काफी गुस्से में आए, जलाल में आए और उन्होंने कहा कि आज कौन अपने आप को मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिला रहा है, आज कौन पाकिस्तान में 1971 वाले मामलात को क्रिएट कर रहा है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान ने IMF के प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश की। मसला ये है, जब खान के दौर में IMF की तरफ गए थे तो बाकायदा से जो अरस्तु जिन्हें कहा जाता है, एहसन इकबाल साहब बड़ी प्रोमिनेंट और प्रोफेसर है, बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, और उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर यह कहा था कि तुम गद्दार हो, तुम मुल्क बेचने जा रहे हो। लेकिन आज बातें कुछ और हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर अहमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और साथ साथ ये बात डिस्कस हो रही है कि गद्दार कौन था और ये चीजें बहुत सारी क्वेश्चनेबल होगी। अब थोड़ा सा तजिया सुने मोहम्मद मालिक साहब का।
मोहम्मद मालिक साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है और ज़ाहिर है इस वक्त पावर कॉरिडोर्स और सब की खबरें उनके पास होती हैं। मोहम्मद मालिक साहब का ये कहना है कि ये मामला बहुत सख्त हो गया है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक ये मामला एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी के बीच में है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है और एक तरफ जुडिशरी पाकिस्तान की खड़ी हो गई है। यानी एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह की भी कार्रवाई तहरीक इंसाफ के खिलाफ करती है, जुडिशरी तहरीक इंसाफ को रिलीफ देकर लोगों को केसेस में उन्हें बरी करके जमानतें देकर आगे से सिग्नलिंग करती है, आगे से पैगामात दे रही है, आगे से मैसेजिंग कर रही है। मोहम्मद मालिक साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिसेज हैं सिर्फ वही सारे मसले को हल कर सकते हैं। मालिक साहब को सुन लें। मेरी बहुत से इंपॉर्टेंट लोगों से बात हुई है, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इनसे बात करने में, अभी भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। एंड दे फील कि हमारे पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है इस वक्त कि हमें फिक्र है। मैं जब पॉपुलैरिटी की बात मैं करता हूँ तो जवाब ये मिला आगे से कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना भाई इनके खिलाफ, वो पॉपुलैरिटी पॉलिटिशियंस फिक्र करें, हम मुल्क की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, साथ इमरान रियाज खान साहब ने एक तस्वीर शेयर की है और ये तस्वीर आज से इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं कि गुज़श्ता साल आज के दिन जिन लोगों को गद्दार करार दिया गया था, इस साल कौम ने सबसे ज्यादा वोट उन्हें डाल दिए हैं। कौम ने एक गद्दार को तो वज़ीर आला भी बना दिया है। लगता है सारी कौम ही गद्दार है, क्योंकि हर तरफ गद्दारी की बातचीत हो रही है। कोई ना कोई है जो गद्दार है। अब गद्दार कौन है, इसका फैसला कौन करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो वॉल ऑफ शेम है, इस पर अगर आप देखते हैं यौम मज़म्मत गद्दार पाकिस्तान, तो इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर मौजूद है, जिसे सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, जो सबसे मेजॉरिटी यानी सबसे बड़ी ताकत लेकर एक सूबे का वजीर आला है। इसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, जिन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब का लाहौर के अंदर से बिल्कुल धुन तख्ता कर दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर से या पंजाब से वाइप आउट करके रख दिया गया है। शहरयार खान अफरीदी साहब हैं, ये सब तहरीक इंसाफ के लोग हैं और बेशुमार ऐसे लोग भी हैं जो धुल गए, जो वॉल ऑफ शेम पर तो मौजूद थे, मुंह के ऊपर लानत भी पड़ी हुई थी, लेकिन वो धुल गए, किसी और तरफ चले गए, लिहाजा दूध के धुले हो गए और उनकी आरती उतारी गई है। इसमें जरताज गुल साहबा भी हैं जो कि जीते हैं। इसमें हसन न्याजी भी मौजूद हैं जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में हैं। इसमें पाकिस्तानी सहाफत के सूरज एंकर इमरान रियाज खान साहब भी हैं, जो आज भी जुल्म बर्दाश्त करने के बाद बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं और जाहिर है जो उनका स्टैंड है या जो उनका ओपिनियन है, अपने ओपिनियन के ऊपर बाकायदे से मौजूद है। अब शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया है और शहजाद अकबर साहब अपने ट्वीट में यह बाकायदे से लिख रहे हैं कि एक लंबे टाइम से उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है और बल्कि एग्जैक्ट वो लिखते हैं, पिछले 2 साल से फस्तायत भरे निजाम और उसके एजेंटों ने मेरे और मेरे खानदान पर हर तरह का जुल्म ढाया और यह सिलसिला अभी तक जारी है और मुतालबा सिर्फ इतना है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। मेरा जवाब पहले भी यही था और मरने तक यही रहेगा कि खान के खिलाफ कभी भी झूठी गवाही नहीं दूंगा और ना किसी साजिश का हिस्सा बनूंगा। अल्लाह मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत करे। इससे पहले इनके मुंह के ऊपर तेजाब भी फेंका गया है। असल में ये सारी डेवलपमेंट शुरू वहां से होती है जब पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज, ताकतवरों के ताकतवर, बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत, बड़ी कद्दावर शख्सियत है, माल पैसा बहुत ज्यादा है, सबके पीछे पैसा लगाते हैं। मलक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मेरी सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा अपने उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। उनका खुलकर यह कहना था कि मैं कभी भी यानी ऐसे सियासी मामलात के अंदर नहीं बढ़ा, मैंने मुल्क के डेवलपमेंट में बहुत सारा किरदार अदा किया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि आज ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन मैं वाजे कर दूं कि आज भी जाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, ओवर माई डेड बॉडी मैं किसी के लिए सियासी प्यादे का किरदार अदा नहीं करूंगा। बुनियादी तौर पर मलिक रियाज साहब के ऊपर प्रेशर था कि 190 मिलियन पाउंड में वो बुनियादी तौर पर इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाए, खान के खिलाफ गवाह बन जाए। जबरदस्त उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन मलिक रियाज ने हरी सुर्ख झंडी करवा दी है और उनका यह कहना है कि मैं किसी भी तौर पर ऐसी गवाही नहीं दूंगा। इस बारे में नजम सेठी साहब का तजिया है, वो भी सुन लें। मलिक रियाज साहब के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नहायत शरीफ आदमी और गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं और बाकी जो सिलसिले हैं वो फिर अदालतों में घूमते हैं। आजकल खसूसन काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली 190 मिलियन वाला जो केस है और यूनिवर्सिटी वाला केस है। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब इज़ प्लेइंग अ रोल कि किसी तरीके के साथ मलिक साहब को ये सारा जो है इससे निकाला जाए। मलिक साहब और जरदारी साहब बड़े करीबी रिश्ते होंगे, तो ये मलिक साहब इज़ बीन अ प्लेयर। आप पहले एक ज़माने में एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब थे, फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो गए। वो दुबई में हैं एंड विद हिज फैमिली। और मेरा ख्याल है जरदारी साहब की भी कोशिश है किसी तरीके के साथ मलिक साहब को भी निकाला जाए। अब एक बड़ी शुगली सी खबर है, इंटरेस्टिंग भी है, शुगली ज्यादा है। अब ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं हसन अयूब साहब, इन्हें रावी भी कहा जाता है।
یہ ان لوگوں کے اندر شامل ہیں جنہیں بنیادی طور پر پہچانا جاتا ہے جو عمران خان سے ذاتی کھنس رکھتے ہیں. اب یہ راوی صاحب بیٹھے ہوئے اے آر وائی کی اسکرین پر یا پھر بٹھایا گیا جیسے بھی ہیں بہرحال بیٹھے ہوئے اے آر وائی کی اسکرین پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی دلیل دوں لوں, میں جو مرضی کر لوں, لوگ ہماری بات کو مانتے ہی نہیں ہیں, لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے چاہے جو آپ مرضی کہتے ہیں. یہ سن لیں آپ, بڑی شغلی بات وہ کر رہے ہیں. جب دکھائے پاکستان تحریک انصاف اور بانی چیئرمین تحریک انصاف تو وہ ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں, بانی چیئرمین جو مرضی کرے ان کا فالوور جو ہے وہ ان کے پیچھے سے نہیں ہٹے گا, چاہے میں ان کو جتنا مرضی برا بلا کہہ دوں. اور اسی طرح کی ایک اور شغلی خبر جو کہ جاوید چودھری صاحب نے دی ہے, یعنی بالکل شغلی خبروں کا ایک بازار ہے جو پاکستان میں گرم ہے. جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پرومیننٹ ادارے یہ سمجھتے تھے کہ بشرا بی بی چونکہ پرہیزگار خاتون ہے لہذا وہ ورنی کالا میں رہے گی. بشرا بی بی اصل میں غلطی کر چکی ہیں لہذا بشرا بی بی کے لیے اب یہ عذاب بن گیا ہے اور وہ اڈیالہ جیل سے واپس جانا چاہ رہی ہیں کیونکہ وہاں پر منرل واٹر نہیں ملتا, اس لیے بشرا بی بی واپس جانا چاہ رہی ہیں لیکن ابو نے کو واپس نہیں جانے دے رہا. خیال رکھیے گا. جاوید چودھری صاحب کو سن لیں. اللہ حافظ. اس وقت تکلیف میں, اور آپ جا کے اندازہ لگوائیں, ذرا پتہ کروائیں جیل کے اندر کہ کتنی تکلیف میں وہ, ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے کیونکہ وہاں تو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے ان کو, وہاں پہ پانی صاف ستھرا نہیں ہے, یہاں پہ تو منرل واٹر مل جاتا تھا, وہاں تو جیل کا پانی ملتا ہے ان کو. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.